नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा भाषा अध्यापन पद्धति के विषय में चल रहा था, इसके पहले के वीडियो में हमने गद्य किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उस पर हमने चर्चा की। आज हम पद्य पर चर्चा करेंगे कि कविता को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पद्य कविता अध्यापन। भाषा सीखने के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: भाव की अभिव्यक्ति, भाव एवं विचार ग्रहण करना और सृजनात्मकता। इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति में कविता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उचित ही लिखा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये शायद रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है उसमें इसका वर्णन किया है। कविता बालक के सामाजिक, मानसिक व व्यवहारिक विकास में सहायता प्रदान करती है, उसके स्वाभाविक आत्माभिव्यक्ति को विकसित करती है। कविता अध्ययन द्वारा छात्रों में वाच्यार्थ के साथ साथ लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ को भी समझने की योग्यता आती है। कविता अध्ययन छात्रों में रुचि, सौंदर्यानुभूति और रसास्वादन को जागृत करती है। कविता द्वारा छात्रों की भावनाएं विकसित और परिष्कृत होती हैं। कल्पना शक्ति का विकास कविता द्वारा संभव है और कुछ विशेष कविताएं तो देश प्रेम, दया, सहानुभूति आदि गुणों को विकसित करने में मददगार होती हैं। सार रूप में कहे तो कविता भावों की अनुभूति है, कविता जीवन की आलोचना है, कविता की भाषा संगीतमय होती है, कविता काव्यात्मक सौंदर्य तत्वों का बोध और रसास्वादन करवाती है। कविता पठन द्वारा पाठक व्यवहारिक जगत से ऊपर उठकर भावमय जगत में लीन होकर रसमग्न हो जाता है। कविता द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। कविता अध्यापन के उद्देश्य क्या है उसे देख लेते हैं। छात्रों में शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण पूर्वक उचित स्वर, हाव भाव, लय, ताल व भावानुकूल कविता पाठ करने की योग्यता का विकास करना। छात्रों में कल्पना शक्ति का सम्यक विकास करना। छात्रों की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाना। छात्रों में कवि की अनुभूति तथा उनकी कल्पनाओं को समझने तथा ग्रहण करने की शक्ति का विकास करना। छात्रों में रागात्मक वृत्तियों का उद्बोधन कर उनके उदात्त भावों का संवर्धन करना। छात्रों को कवि की काव्य शैलियों से परिचित कराना। छात्रों में काव्य सौंदर्य के विभिन्न पक्षों को परखने की योग्यता में अभिवृद्धि करना। कवि के संदेश को छात्रों तक पहुंचाना। छात्रों को कवि विशेष के साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह कविता की समीक्षा कर सके और अपने विचार प्रस्तुत कर सके। काव्य निहित सत्य शिवम सुंदरम का विकास करना। छात्रों को आत्मसात कराना कि भाव काव्य का प्राण है तथा संगीत उसकी हृदय गति है, कविता की ध्वनि उसकी आत्मा है। कविता में निहित मूल्यों एवं आदर्शों के अध्यापन द्वारा छात्रों में सद्वृत्तियों का विकास होता है। छात्रों का नैतिक व चारित्रिक विकास करना। कविता अध्यापन की विधियाँ। भाषा भाव की अभिव्यक्ति व विचार विनिमय का साधन है। भाषा कि किसी भी विधा को पढ़ाने के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कविता अध्यापन की निम्नलिखित विधियां हैं: गीत अभिनय प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, चर्चा प्रणाली, रसास्वादन प्रणाली। उपरोक्त प्रणालियों में गीत अभिनय प्रणाली का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। स्तरानुकूल यह मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चे प्रारंभ से ही गीत व संगीत के बड़े प्रिय होते हैं। शिक्षक प्रत्येक कविता को लय ताल से पढ़ते हैं और छात्रों से पढ़वाते हैं, साथ ही साथ उसका अभिनय भी करवाते हैं। इस प्रकार की कविताओं की शब्दावली बहुत सरल और भावात्मक होती है। छात्र सरलतापूर्वक इन्हें कंठस्थ कर लेते हैं और लय ताल के साथ पढ़ने में आनंद की अनुभूति लेते हैं।
इस विधि के प्रयोग से कक्षा में सजीव व सरस वातावरण बन जाता है और छात्र आनंदमय हो जाते हैं। यह प्रणाली कुछ विशेष प्रकार नाट्य आधारित की कविताएं हेतु उपयोगी हैं। शिक्षक जब इसका प्रयोग करें तो ध्यान रखना चाहिए कि छात्र अधिक उछल कूद न करे, क्योंकि अनुशासन समस्या हो सकती है। वर्तमान समय में व्यास, तुलना व समीक्षा विधियों का अलग से प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चर्चा विधि के अंग हैं। इसका समावेश चर्चा विधि में ही किया गया है। अब आते हैं दोस्तों चर्चा विधि में। इस विधि को अपनाने के लिए शिक्षक का ज्ञान विस्तृत और गंभीर होना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पर ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के प्रयोग से विषय सामग्री पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि प्रश्नोत्तर द्वारा प्रत्येक अनुच्छेद का अर्थ व भाव स्पष्ट किया जाता है। शिक्षक कविता का भाव, विचार, कल्पनाएं, अनुभूतियों आदि की चर्चा करता है और यथास्थान उदाहरण देता है। आवश्यकता अनुसार अन्य कविताओं तथा कवियों की तुलना देकर कविता का भाव व सौंदर्य स्पष्ट करता है। उदाहरणार्थ, यदि कविता सूरदास के पद्य पढ़ा रहे हैं तो उनकी तुलना मीराबाई तथा रसकान के पदों के साथ की जा सकती है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के साथ चर्चा द्वारा शब्दार्थ, भावार्थ, व्याकरण, समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। छात्र पूर्ण रूपेण सहभागी होते हैं और कविता से आनंद की प्राप्ति होती है। गुण देख लेते हैं। इस प्रणाली के प्रयोग से विषय सरल व स्पष्ट हो जाता है। छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। समीक्षा करवाने में उत्तम तर्क व निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कविता के समान भाव वाली अन्य कविताओं द्वारा रचित कविताओं को छात्रों के सम्मुख रखने से उनके ज्ञान में वृद्धि तो होती है, साहित्य के प्रति रुचि भी बढ़ती है। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि इसमें छात्रों के बौद्धिक स्तर, रुचियों को ध्यान में रखकर इसका पूर्ण सहभाग लिया जाता है। इस विधि द्वारा छात्र कक्षा में सक्रिय रहते हैं और अध्यापन के प्रति रुचि दिखाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि इसमें दोष है, लेकिन इस पद्धति की भी कुछ सीमाएं हैं जो शिक्षक को ध्यान में रखना अनिवार्य है। चर्चा करते समय सभी छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता है। चर्चा के दौरान कभी कभी शिक्षक अपने विषय से दूर हो जाते हैं। शिक्षक का ज्ञान बहुत विस्तृत व गंभीर न हो, विषय की स्पष्टता नहीं हो पाती है। रसास्वादन पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग भी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु किया जाता है। कविता का प्रयोजन काव्यात्मक सौंदर्य बोध तत्वों का बोध और रसास्वादन कराना है। पाठक व्यवहारिक जगत से ऊपर उठकर भावमय जगत में लीन होकर रसमग्न हो जाता है। कविता का प्रारंभ, कविता गायन, लय, ताल, अवरोह, आरोह, अवरोह आदि, अंत दोनों समीक्षा सुनकर पंक्तियां देखते हैं में आनंद आता है। प्रायः शिक्षक कविता का सरलार्थ समझाने में ही अपनी जिम्मेदारी पूर्ण मान लेते हैं। सरलार्थ साधन हो सकता है, साध्य कदापि नहीं। साध्य तो कविता में निहित आनंद और सौंदर्य की अनुभूति है। शिक्षार्थी में उसके बोध को विकसित करना शिक्षक का मात्र उत्तरदायित्व है। कविता पाठ द्वारा कविता के भाव सौंदर्य, कला सौंदर्य और भावानुभाव आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छात्रों को भाषा तत्वों में अधिक नहीं उलझाना चाहिए। इससे रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति में बाधा उत्पन्न होती है। कविता में सौंदर्यानुभूति और रस बनाए रखने के लिए शिक्षक को प्रमुख सौंदर्य तत्वों की ओर छात्रों का ध्यान केंद्रित कराना आवश्यक है। यह सौंदर्य ध्वनि सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शैली सौंदर्य आदि है। कविता का मुख्य लक्ष्य रसानुभूति होती है। प्रत्येक कविता में भाव की अभिव्यंजना होती है। यही भाव जागृत होकर पाठक को रसानुभूति की अवस्था तक पहुंचा देते हैं। शिक्षक का कर्तव्य छात्रों को इस अवस्था तक लाना ही
उसका लक्ष्य होना चाहिए। छात्र यदि कविता को लय ताल सुर आरोह अवरोह से पढ़ते हैं और अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं तभी कविता से आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। कविता की प्रशंसा अथवा समीक्षा करते हैं और स्थिति अथवा पात्रानुकूल सहानुभूति प्रकट करते हैं तो यह निश्चित हो जाता है कि छात्र ने कविता का रसास्वादन किया। यहाँ शिक्षक अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। गुण: इस विधि के प्रयोग द्वारा छात्रों की भावनाएं विकसित और परिष्कृत होती हैं। छात्रों में सद्भावना, देश प्रेम, मूल्य, सहायता, सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता है। इस विधि द्वारा छात्रों की कल्पना को बढ़ावा मिलता है। इस विधि के प्रयोग से छात्रों के जीवन में सौंदर्यानुभूति का विकास होता है। छात्र अपने हर विचार और कर्म में सौंदर्य को ही देखेंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कविता के सस्वर वाचन से छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। सात्विक भावनाओं का उदय, चरित्र निर्माण, विश्व बंधुत्व की भावना का विश्वास इस पद्धति द्वारा ही संभव है। दोष: रसास्वादन विधि का प्रयोग कक्षा के स्तरानुकूल ही किया जाना चाहिए। कभी कभी जो शिक्षक कविता प्रेमी होते हैं, कविता अध्यापन के समय वह इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उनके समक्ष छात्र बैठे हैं। यह इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। इसके अतिरिक्त इस भाव विभोरता में कुछ विशेष पंक्तियों का बहिष्कार भी हो जाता है और छात्रों तक कविता का मुख्य संदेश पहुंच नहीं पाता। यह पद्धति सभी छात्रों के लिए उचित नहीं है। जो छात्र हिंदी भाषी नहीं है उन्हें इतनी गहराई से भाव समझ नहीं आते और वह कविता के मुख्य भाव से ही वंचित रह जाती है। वर्तमान समय में छात्रों में कविता के प्रति रुचि कम होती जा रही है। इसके लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित साधनों और उपायों द्वारा कविता अभिरुचि बढ़ाने का प्रयास करें। पहला है प्रभावशाली वाचन द्वारा। शिक्षक को कविता में निहित भाव, रस आदि को ध्यान में रखकर सस्वर वाचन करना चाहिए, जिससे कक्षा का वातावरण ही काव्यमय हो जाए। दूसरा है विभिन्न उदाहरण, संभाव कविता तथा तुलना द्वारा। प्रस्तुत विषय के प्रतिपादन व स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न उदाहरणों का समय समय पर प्रयोग करें और संभाव कविताएं भी कक्षा में प्रस्तुत की जा सकती हैं। कभी कभी अन्य कवियों की रचनाओं का उल्लेख भी किया जा सकता है। तीसरा है विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाकर काव्य पाठ, अंताक्षरी, दोहा वाचन, चौपाई वाचन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाकर काव्य की और रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कवि सम्मेलन का आयोजन। उच्च कोटि के कवियों को विद्यालय में आमंत्रित करके कवि सम्मेलन का आनंद उठाया जा सकता है। इससे रसास्वादन के अवसर बढ़ेंगे और छात्र स्वरचना की ओर प्रेरित होंगे। कवि जयंती मनाकर। प्रमुख व प्रसिद्ध कवियों की जयंती मनाकर उनके द्वारा दिए गए संदेशों को छात्रों तक पहुंचाकर मूल्यों का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ काव्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। और लास्ट है विद्यालय पत्रिका हेतु छात्रों की कविताओं का आमंत्रण। विद्यालय पत्रिका हेतु छात्रों को उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाने हेतु कविता रचना हेतु प्रेरित करना, उनके द्वारा रचित मौलिक कविताओं को पत्रिका में छपवाकर काव्य के प्रति रुझान को बढ़ाया जा सकता है। उपर्युक्त सभी साधनों द्वारा शिक्षक निश्चय ही छात्रों में काव्य अभिरुचि बढ़ाने में सफल होंगे। तो दोस्तों, आज हमने जो है कविता अध्यापन के विषय में विस्तृत रूप से जाना। इसके कविता अध्यापन के उद्देश्य, कविता अध्यापन की विधियां, चर्चा विधि, रसास्वादन विधि के गुण और दोष, चर्चा विधि के गुण और दोष, रसास्वादन पद्धति के गुण और दोष, और उसमें रुचि निर्माण करने के जो है 6 तत्व हमने पढ़े कि किस प्रकार आजकल के छात्रों में कविता के प्रति रुचि निर्माण की जा सकती है, शिक्षक क्या उसके लिए कर सकता है। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।